अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मोटे, सबसे ज़्यादा खुशहाल और अमीर कंट्री में ही पाए जाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं, ये मोटापे के लिहाज से दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। लेकिन ना ये अमीर है, ना ये खुशहाल है, ना इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। फिर भी इसमें इतना क्यों है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। Obesity causes illness. A new study has found that 1 in 8 of the world's population are now classed as obese. That is more than 1 billion people overall. Now fast forward 10 years and the rates skyrocket above 35%. Americans are not winning their battle against obesity. एक वक्त था जब ये कंट्री दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी और सिर्फ सऊदी अरेबिया ही उस टाइम ऐसा मुल्क था जिसकी जीडीपी इस कंट्री से ज़्यादा थी। और ये कंट्री इतनी छोटी है कि इसको मैप पे ढूंढना भी मुश्किल है और शायद ही कोई इसका नाम जानता हो। इस कंट्री ने आधी से ज़्यादा दुनिया को फ्रेश वाटर, कोकोनट वाटर, पाम ऑयल, कोकोनट और न जाने कितने फ्रेश फ्रूट सप्लाई किए। फॉस्फेट दुनिया की हर बड़ी वर्ल्ड पावर को इन्होंने सप्लाई किया। इन शॉर्ट दुनिया की हर सुपर पावर ने इसको लूटा और सैकड़ों सालों तक लूटते गए और बदले में इन्हें दिया जहरीला पानी, उजड़ी हुई ज़मीनें, गुर्बत और खाने को ऐसी चीज़ें जिससे आज ये दुनिया की नंबर 1 मोटापे के लिहाज से कंट्री बन चुकी है। यानी दुनिया में सबसे छोटी कंट्री और सबसे गरीब कंट्री ही आज सबसे मोटे लोगों को पनाह दिए हुए है। इसमें रहने वाले लोग ज़्यादातर ओबेसिटी और ओवरवेट का शिकार है। इस कंट्री का नाम है नाउरू और एक वक्त में सेकंड रिचेस्ट कंट्री होने के बावजूद आज ये एक गरीब कंट्री है। इतनी छोटी है कि इसको मैप पे देखा भी नहीं जा सकता और आप में से शायद ही किसी ने पहले इसका नाम सुना हो। और इस सब के पीछे दुनिया की सुपर पावर्स तो है ही हैं, लेकिन जब तक कोई अपना नुकसान खुद ना करना चाहे, कोई भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ के पॉलिटिशियंस और यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने मफाद के लिए यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की नेचर को ऐसे तबाह किया कि आज ये उजाड़, बियाबान और एक ग्रेवयार्ड की शक्ल में है। नाउरू को एक वक्त में पैराडाइज आइलैंड भी कहा जाता था। इसका साइज सिर्फ 21 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 12,500 है। इसके बावजूद ये दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री था। लेकिन आज इसकी 60% जो आबादी है वो मोटापे का यानी कि ओबीज है और 90% लोग यहाँ पे ओवरवेट है। साइज में ये कंट्री इतनी छोटी है कि किसी छोटे से शहर से भी ज़्यादा छोटा आप इसको कह सकते हैं और रैंकिंग में 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है ये। एक वक्त था जब ये छोटा सा आइलैंड एक पैराडाइज की तरह था। पीने को साफ सुथरा पानी, खाने को ढेर सारे फ्रूट्स, इनकी अपनी एग्रीकल्चर और बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज, लोगों का सेहतमंद और हेल्दी लाइफस्टाइल और लंबी लाइफलाइन। और फिर 1798 में दुनिया की नज़र इस पे पड़ती है। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के नाम पे पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे, हर जगह पे कब्जा करना चाहते थे और वहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते थे उनको शिप्स में लाद के अपनी कंट्री ले जाया करते थे। दूर दराज इलाकों में टीम्स और बड़ी बड़ी शिप्स दौड़ाई जाती थी ताकि वो नए नए इलाके ढूंढें, एक्सप्लोर करें और वहाँ पे जो भी कीमती चीज़ें मिलती हैं उसको लेके वापस आए। उन्हीं शिप्स में से एक हंटर नाम की शिप को ये आइलैंड मिला और उस वक्त से लेकर 100 साल तक इस आइलैंड को हंट किया गया। उस शिप के कैप्टन जॉन फैन इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस आइलैंड कि उन्होंने इसका नाम ही प्लेजेंट आइलैंड रख दिया। शुरुआत में तो यहाँ से सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को ही डिफरेंट कंट्रीज में ले जाया जाता था, जिसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और फ्रेश वाटर शामिल था और लंबे अरसे तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन 1900 में ब्रिटिश को यहाँ पे फॉस्फेट मिला। फॉस्फेट की उस टाइम दुनिया में हाई डिमांड थी और ये एक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र था जो कि फसलों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था। इसके मिलने के बाद नाउरू लोगों को सोने की चिड़िया की तरह नजर आने लगा क्योंकि वो यहाँ पे फॉस्फेट की माइनिंग करके पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते थे। और फिर स्टार्ट होती है यहाँ पे फॉस्फेट की माइनिंग और माइनिंग के बाद ये खूबसूरत आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता उजाड़, बेबान, एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान की शक्ल में आना शुरू हो गया। जब से ये आइलैंड नाउरू डिस्कवर हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर इसको लूटने पे लगे रहे। पहले ब्रिटिश ने सैकड़ों सालों तक लूटा,
फिर वर्ल्ड वार 2 में जापान ने इसका बेड़ा गर्क किया। वक्त चलता गया, दुनिया की सुपर पावर्स यहाँ से फायदा उठाते गए और 1968 में नाउरू को एज ए कंट्री इंडिपेंडेंस मिली। पहली बार इसको एज ए कंट्री रिकग्नाइज किया गया और अभी तक यहाँ से फॉस्फेट की इतनी ज़्यादा माइनिंग नहीं की थी कि ये अपनी डेवलपमेंट के लिए इसको माइन ना कर सके या सेल ना कर सके। और फिर इन्होंने फॉस्फेट की और माइनिंग करना स्टार्ट की और इसको दुनिया को सेल करके ये अपनी डेवलपमेंट कर सकते थे। और ऐसा ही हुआ। 1968 में ये एज ए कंट्री रिकग्नाइज हुआ और माइनिंग करके फॉस्फेट को पूरी दुनिया को सेल किया और ये दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री बन गया। सिर्फ 7 साल में 1975 तक ये दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा सऊदी अरेबिया के बाद हाईएस्ट थी। अब नाउरू की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था कि ये इस तरह के कई आइलैंड खरीद सकते थे और ये छोटा सा आइलैंड जिस पे माइनिंग हो रही थी, जिसको कल इन्हें छोड़ना ही पड़ना था, इसको छोड़ के उन आइलैंड पे अपना एक नया कंट्री बना सकते थे। ढेर सारा पैसा, अपनी एयरलाइन, रिचेस्ट पॉलिटिशियंस, लग्जरी कार्स और टूरिज्म, हर किस्म की चीज़ नाउरू के पास अब मौजूद थी। लेकिन इस पैसे को नाउरू के पॉलिटिशियंस और यहाँ के डिसीजन मेकर्स ने कंट्री डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले मैं दुबई की मिसाल दे दूँ या यूएई की मिसाल दे दूँ, जिनके पास नाउरू की तरह ही लिमिटेड नेचुरल सोर्स था जो कि था ऑयल। उनको पता था एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और 2008 में ऐसा ही हुआ। यहाँ का ऑयल, यूएई का ऑयल ख़त्म हो गया। लेकिन 2008 आते आते वो अपने आप को इतना डेवलप कर चुके थे कि अब उनको बढ़ने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे टूरिज़्म और दुनिया भर से कंपनीज बिजनेस करने आना शुरू हो गई थी। दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आ चुकी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अरूज पे था और आज यूएई आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री को बने बनाए नेचुरल रिसोर्सेज मिल ही जाएं तो उन्हें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। उस लिमिटेड टाइम में जितनी देर में वो इसको निकाल रहे हैं, उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सोच लेना चाहिए या उसको डेवलप कर लेना चाहिए। और ऐसा ही था नाउरू के साथ। यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट तो निकल रहा था, लेकिन इसको दुनिया को सप्लाई करने के लिए उनके पास लिमिटेड टाइम था। ये एक लिमिटेड टाइम तक निकल सकता था, उसके बाद इसने भी ख़त्म हो जाना था। और 1982 में न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें लिखा जाता है कि नाउरू के पास सिर्फ 10 साल है। 10 साल में यहाँ से फॉस्फेट ख़त्म हो जाएगा और इस दौरान इन्हें इसको एक्सपोर्ट करके अपने लिए एक नया आइलैंड या कुछ डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी ने यहाँ पे इस आर्टिकल पे गौर नहीं किया और 1990 तक वो टाइम आ चुका था जब फॉस्फेट ख़त्म होना शुरू हुआ। और 1990 आते आते माइनिंग के लिए यहाँ पे इतनी खुदाई की गई कि इसको ग्रेव यार्ड की तरह इस तरह की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे अब ना कोई टूरिज़्म था, ना ही कोई इंडस्ट्री लग सकती थी, ना ही एग्रीकल्चर हो सकता था। और अब जाके नाउरू की गवर्नमेंट को होश आया और उन्होंने सोचना शुरू किया अपने किसी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बात की कि इस लैंड पे वो अपने डिटेंशन सेंटर बना ले और उसके बदले उनकी पैसों से मदद करें, क्योंकि माइनिंग की वजह से यहाँ की लैंड इतनी ख़राब हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ और नहीं बन सकता था। ना यहाँ पे फसलें लग सकती थी, ना यहाँ इंडस्ट्री लग सकती थी और पानी भी यहाँ का इस काबिल नहीं था कि यहाँ पे रहा जाए। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अपने डिटेंशन सेंटर बनाए, जहाँ पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो पकड़े जाने वाले श्रीलंकन, इंडियन, अफगान और इराकीस हैं उनको रखना शुरू किया। लेकिन इन डिटेंशन सेंटर की हालत इतनी ख़राब थी क्योंकि यहाँ पे बुरी हालत में मर्द था, गुर्बत थी और उनको खाने पीने को भी पूरी चीज़ें नहीं दी जा रही थी। तो इसको पूरी दुनिया की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया और क्रिटिसिज्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे अपने डिटेंशन सेंटर भी बंद करना पड़े। और वक्त आ चुका था 2010 का और नाउरू का फॉस्फेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आज इस पैराडाइज आइलैंड का 90% एरिया बर्बाद हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो किनारों पे रहते हैं, क्योंकि सेंटर में से माइनिंग कर करके सारी की सारी लैंड तबाह कर दी गई है। एग्रीकल्चर, कोई फसल यहाँ पे नहीं लगाई जा सकती, कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाई जा सकती। इवन के नाउरू के लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, क्योंकि हाईली टॉक्सिक मेटल कैडमियम जब मिक्स हुआ पानी के साथ तो यहाँ का पानी भी जहरीला हो गया। वो आइलैंड जो दुनिया को साफ पानी, कोकोनट वाटर, पाम ऑयल और फ्रूट सप्लाई कर रहा था,
आज उनके पास अपने ही पीने के लिए साफ पानी नहीं है। वो फिशिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि इर्द गिर्द के सारे पानी में इतना जहर मिल चुका है कि यहाँ पे मछलियाँ भी सरवाइव नहीं कर पाती। 200 से 300 साल पहले जिस आइलैंड को पैराडाइज कहा जाता था, आज कोई यहाँ नहीं आना चाहता। यहाँ पे खाने को नहीं है, ताज़ा पानी नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती और यहाँ पे गुर्बत बेतहाशा है। और यूनाइटेड नेशन FAO रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे अब फिशिंग और एग्रीकल्चर कभी भी नहीं की जा सकती। जब इतनी गुर्बत है, खाने पीने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग मोटे क्यों हैं? उसकी वजह है केन्ड फूड या पैकिंग वाला फूड आप जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर तो है नहीं, कुछ यहाँ रख तो सकते नहीं है। पूरी दुनिया से यहाँ फूड इंपोर्ट किया जाता है जो कि पैकेज फूड या कैंड फूड होता है। इसी खाने को खा के इन्हें जिंदा रहना पड़ता है और जैसा कि सब जानते हैं कि ये ही मोटापे की और ओबेसिटी की सबसे बड़ी वजह है। और इसी खाने को खा खा के नाउरू की 60% आबादी ओबेसिटी का शिकार है और 90% लोग ओवरवेट हैं। सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो कि तंदुरुस्त हैं। और ये मोटापा और ओबेसिटी इनको नई नई बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। किडनीज का मसला, यहाँ पे इनको हार्ट डिजीज, यहाँ पे इनको डायबिटीज और इस तरह की ढेर सारी बीमारियों का ये शिकार हो चुके हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जिन्होंने इनको कई 100 साल तक लूटा और खाया, आज ज़रूरत है उन्हें कि यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। इनको खाने पीने के लिए केन्ड फूड की बजाय साफ़ सुथरा खाना दिया जाए, इनको साफ़ पानी दिया जाए, यहाँ पे कोई ना कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए ताकि ये लोग भी सरवाइव कर पाए, क्योंकि इसी से ही पूरी दुनिया ने फॉस्फेट निकाला और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल के अपने आप को डेवलप। और ये सबक है उन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने अभी तक अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ नहीं किया, कि कभी ना कभी उनके जो भी सोर्स हैं, वो ऑयल है, वो फॉस्फेट है, वो यूरेनियम है, वो लिथियम है, वो गोल्ड है या वो सिल्वर है, जो भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है वो लिमिटेड टाइम के लिए। तो जब तक वो इसको निकाल के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं, उसी दौरान उन्हें कोई ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम UAE की तरह जनरेट कर लेना चाहिए। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल ले लें कि वो पूरी दुनिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और पूरी दुनिया का ऑयल कंट्रोल करता है, लेकिन अपने ऑयल के सोर्सेज जो उसके पास अपनी ही लैंड पे मौजूद है उनको यूज़ नहीं करते। शायद उसमें से 70% उन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, जबकि कई 100 सालों से वो दुनिया से चीज़ें इंपोर्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हर उस कंट्री को जो फाइनेंशियल ट्रबल में ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और नाउरू से सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपको कुछ सोर्सेज बने बनाए, कोई रिसोर्सेज, कोई नेचुरल रिसोर्सेज बने बनाए मिल गए हैं तो उसको कम से कम यूज़ करना आना चाहिए। और जो लिमिटेड टाइम आपके पास है उसमें टूरिज़्म या इंडस्ट्री या कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स जनरेट कर लेना चाहिए। तो ये थी कहानी एक ऐसी कंट्री की जो दुनिया की गरीब कंट्री है, किसी वक्त में सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी और आज गरीब होने के बावजूद भी वो ओबेसिटी में नंबर 1 है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।